हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रवेश फ्रॉम एलिंगवा। तो चलिए हम लोग द सोल्जर का एक्सप्लेनेशन पढ़े हुए थे। आज का ऑब्जेक्टिव सेशन चलेगा और इसमें हम सीखेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर देयर इन द बुक। पॉसिबिलिटी जो है उसके आधार पर कितने तरह के क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं। होने का तो 30-35 हो सकता, लेकिन मैं उनसे वैल्यूएबल 21 क्वेश्चंस लेके आपके बीच आया हूं। तो चलिए इसी तरह बने रहिए और पढ़ने का कोशिश करते हैं और समझने का कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज उस पर डिस्कशन होगी। तो चलिए पहला क्वेश्चंस पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं क्या कि रूपर्ट्स ब्रूक वाज बोर्न इन। तो यानी बॉर्न मींस होता है जन्म, यानी कहने का मतलब है कि रूपर्ट्स ब्रूक का जो जन्म हुआ कब हुआ। तो हम लोग पढ़े थे एक्सप्लेनेशन में कि वो 3 अगस्त 1887 था, यानी 3 अगस्त 1887 को इसका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, रूपर्ट्स ब्रूक डाइड इन, यानी पूछ रहा है मृत्यु। डाइड मींस होता है मर गया, ये गुजर गए। कब? तो वो था 23 अप्रैल 1915, यानी 23 अप्रैल 1915 को। तो आप यहां पर बोर्न और डाइड, ये दो वर्ड्स याद रखोगे, इजी वे में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, द वैल्यूएबल डस्ट। तो ये देखो वैल्यूएबल डस्ट की बात हो रही है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में हम लोग पढ़े थे, ऑथर बात करता है कि इफ आई शुड डाई थिंक ओनली ऑफ मी, यदि मेरी मृत्यु होती है तो मेरे बारे में बस इतना ही सोचना, द कॉर्नर ऑफ फॉरेन फील्ड फॉरएवर फॉर इंग्लैंड। ऐसा क्यों हो जाएगा हमेशा के लिए इंग्लैंड का? क्योंकि इन दैट रिच अर्थ और रिचर डस्ट कंक्लेड। तो यानी ऑथर का मानना है कि ये रिचर डस्ट है जिसको इंग्लैंड ने पैदा किया, उन्होंने ही आकार दिया, शेप दिया। तो ये वैल्यूएबल डस्ट अपने आप को कह रहा है, क्योंकि प्राण निकल जाएगी मृत्यु के बाद, आत्मा जब शरीर छोड़ देगा तो यह एक डस्ट के समान है और एक रिचर डस्ट है। तो कह रहा है ये जो वर्ड यूज किया ऑथर, तो किसके लिए यूज किया? तो द वैल्यूएबल डस्ट ऑफ द पोएट्स बॉडी इज द डस्ट ऑफ। तो ये कहां का डस्ट है? द डस्ट ऑफ इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड का ही डस्ट है जिसको इंग्लैंड ने पैदा किया। तो वहां का डस्ट हुआ ना, तो वही तो पूछ रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 4, रिचर डस्ट रेफर टू। अब यहां पर कह रहा है कि जो रिचर डस्ट, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैं हाईली आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बार बार देखें, सुने, और जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो देखते रहें। और फेयर करने में दिक्कत हो तो मैं इस साइड आऊं तो इधर स्क्रीनशॉट लो आप, मैं इधर आऊं तो इधर का ले लो, फेयर तो हो जाएगी। तो चलिए फतेह है। तो यहां पर कह रहे रिचर डस्ट रेफर टू, यानी रिचर डस्ट जो है ये संकेत देता है, रेफर टू किसका? तो ये रेफर करता है द सोल्जर्स बॉडी, क्योंकि हम लोग सोल्जर हैं, आउट ऑफ कंट्री लड़ने जा रहे हैं। समहाउ और अदर आई विल बी किल्ड बाय समवन। तो ये जो शरीर रहेगा तो वो तो मर जाएगा ना, और ये कंक्रीट होगा तो वो भाग और पोर्शन हमेशा के लिए इंग्लैंड का होगा। तो रिचर डस्ट की तो बात करता है, तो ये रिचर डस्ट कह रहा है ऑथर कि रेफर किसको कर रहा है? तो सोल्जर्स बॉडी। तो आपको क्या करेक्ट आंसर देना है? द सोल्जर्स बॉडी। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी टाइम्स। ये देखो बहुत अच्छा ही उदाहरण है आप लोगों के लिए, क्योंकि एग्जाम इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि हाउ मेनी टाइम्स। ये रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन, आप ध्यान से पढ़ो क्या पूछ रहा है। तो कह रहा है हाउ मेनी टाइम्स द यूजेज इंग्लैंड। इंग्लैंड वर्ड तो यूज किया ही है पूरा पोएम में, इंग्लैंड इंग्लैंड। कभी कभी इंग्लैंड के जगह पर इंग्लिश वर्ड का यूज किया है। तो ये दोनों तो पूछ रहा है कि इंग्लैंड और इंग्लिश इन द पोएम, हाउ मेनी टाइम द यूजेज। तो आप काउंट करोगे तो इसका करेक्ट आंसर है 6। ये 6 टाइम यूज हुआ, तो इसको याद रखना आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, आइडियलिस्टिक पैट्रियोटिज्म इज द एसेंस ऑफ। एसेंस मींस होता है गुण और सार, यानी कहने का मतलब है कि आइडियलिस्टिक पैट्रियोटिज्म जो है मतलब आदर्शवादी देशभक्ति, इज द एसेंस ऑफ, ये सार है, गुण है किस पोएम का? तो वो है द सोल्जर। पूरा 12th क्लास में एक ही तो पोएम है जो वार पोएम है, और पैट्रियोटिज्म की बात की है रूपर्ट्स ब्रूक ने। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? द सोल्जर। क्वेश्चन नंबर 7, तो 7 में कह रहे हैं कि द पोएम द सोल्जर इज कंपोज्ड बाय। कंपोज्ड मींस होता है रचा जाना, लिखा जाना। कौन से ऑथर है जो इनको कंपोज किया? तो करेक्ट आंसर रूपर्ट्स ब्रूक। क्वेश्चन नंबर 8, द सोल्जर इज ए डैश पोएम। द सोल्जर क्या है? तो यह एक सोनेट भी है, यह एक वार पोएम भी है, पोएम भी है। तो यहां पर क्या करे? द सोल्जर इज ए डैश पोएम। कौन सा पोएम है? तो हम लोग को क्या लेना है? वार पोएम है। क्वेश्चन नंबर 9, द सोल्जर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। कह रहा द सोल्जर जो है इज एन एग्जाम्पल, यह एक उदाहरण है किस चीज का? तो हम लोग जाने थे कि द सोल्जर जो है एक उदाहरण है सोनेट का, क्योंकि 14 लाइन की कविता, पहला स्टेंजा इसका 8 और सेकेंड पैराग्राफ जो इसका होता है वो 6
लाइन का होता है, उसी को हम सोनेट बोलते हैं, जो लिरिकल वे में गाया जा सके। और द सोल्जर जो है एक सोनेट है। तो वही पूछ रहा है कि द सोल्जर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो वो हो गया सोनेट, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, द सोल्जर पोएम अपीयर्ड इन द ईयर। तो मैंने आपको अबाउट ऑथर जब पढ़ा रहा था तो उस समय मैंने आपको समझाया था कि ये पोएम कब अपीयर्ड हुआ, कि इन द ईयर। ये एग्जाम में पूछी जाती है, क्यों कि ये जो रिटन हुआ था, कंपोज किया गया था, वो था नवंबर और दिसंबर का महीना और 1914 ईस्वी। तो नवंबर दिसंबर तो वो लिखने में लिया गया था। अपीयर का मतलब है कि ये कब प्रकाशित हुआ, पब्लिश्ड हुआ और हम सबों के बीच आया, तो वो 1915। तो वी हैव टू गिव द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 1915। तो ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, रूपर्ट्स ब्रूक वाज बोर्न इन। तो रूपर्ट्स ब्रूक का जो जन्म हुआ कब हुआ, इन के बाद अब ईस्वी दे रहा है या प्लेस दे रहा है वो देखना होता है। इन है तो यानी ईयर रहेगा ऑप्शनल, या प्लेस तो प्लेस में क्या देना हमको, इंग्लैंड, बिकॉज ही वॉज द इनहैबिटेंट ऑफ इंग्लैंड। तो रूपर्ट्स ब्रूक इंग्लैंड के थे। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि वर्च्यू ऑफ अ ट्रू सोल्जर, यानी वर्च्यू ऑफ ट्रू सोल्जर हैज बीन डिपेक्टेड बाय। कह रहा है एक ट्रू सोल्जर का जो नैतिक गुण है उसको दर्शाया गया है, दिखाया गया है, किस पोएम में, नहीं बाय, किसके द्वारा। तो क्या देंगे हम लोग आंसर, रूपर्ट्स ब्रूक के द्वारा। इन द पोएम रहता तो आंसर होता पोएम का नाम, तो द सोल्जर। तो वर्च्यू ऑफ ट्रू सोल्जर्स हैज बीन डिपेक्टेड बाय रूपर्ट्स ब्रूक, मींस दैट कि एक ट्रू सोल्जर का जो कर्तव्य होनी चाहिए, नैतिक गुण होनी चाहिए, इस चीज को अगर दिखाया गया है किसी ऑथर के द्वारा तो वो है हमारा रूपर्ट ब्रूक। क्वेश्चन नंबर 13, हु सेड द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड। यानी कहने का मतलब है कि अबाउट ऑथर में हम लोग पढ़े हुए थे कि W.B. येट्स एक ऑथर है जिन्होंने एक कोट जारी किया था रूपर्ट्स ब्रूक के लिए, एंड सेड दैट ही इज द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड। यानी इंग्लैंड का अगर कोई खूबसूरत आदमी है, व्यक्ति है, तो वो रूपर्ट्स ब्रूक है। तो वही चीज पूछ रहा है, हु सेड। ये जो वर्ड है कि द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड, ये हु सेड किसने कहा, तो वो कहा था W.B. येट्स ने। 4 ऑथर का नाम रहेगा, हमें टिक करना है इस पे। क्वेश्चन नंबर 14, द सोल्जर्स बिलोंग टू, यानी कह रहा है द सोल्जर बिलोंग टू। तो द सोल्जर जो पोएम आया तो यानी इसका जो क्रिएशन हुआ बिलोंग कहां से करता है, तो एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। हम लोग पढ़े थे अबाउट ऑथर में। आप अगर नहीं एक्सप्लेनेशन देखे हैं तो काइंडली रिक्वेस्ट प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करें और पहले एक्सप्लेनेशन देखें, फिर इस चैप्टर को समझ में आने में आसानी होगी। तो यहां पर देखिए, तो वही चीज यहां पर कह रहा है कि द सोल्जर्स बिलोंग टू, तो ये अर्लियर स्टेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से बिलोंग करता है। यानी युद्ध पैट्रियोटिज्म की भावना थी, पूरा दुनिया में एक तरह का माहौल चल पड़ा था और प्रथम विश्व युद्ध होने वाला था। तो उसका जो अर्ली स्टेज था यानी शुरुआती दौर था, वही महीना था नवंबर और दिसंबर और 1914 ईस्वी, और उसी मंथ में ये बिलोंग हुआ था। तो इसलिए पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा अर्ली स्टेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को मैंने शॉर्ट में लिखा। चलो क्वेश्चन नंबर 15, द पोएम कैप्चर्स द डैश मूड। यानी कह रहे ये जो पोएम है आप पढ़े हैं एक्सप्लेनेशन, तो अकॉर्डिंग टू ऑथर ये पोएम किस चीज को कैप्चर करता है, यानी किस चीज के बारे में हमें बताता है, ऐसा कौन सा चीज है जिसको वो दिखाता है। तो दिखाता किस चीज को है, पैट्रियोटिज्म को, यानी राष्ट्रभक्ति को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, पैट्रियोटिक। क्वेश्चन नंबर 16, द पोएम वाज रीड अलाउड इन डैश। तो हम लोग पढ़े थे अबाउट ऑथर में ही कि ये संत पॉल कैथेड्रल एक चर्च हुआ करता है इंग्लैंड में। जब रूपर्ट्स ब्रूक अलाइव थे तो उनके मृत्यु से पहले उस चर्च में इस पोएम को जोर जोर से स्पीक अलाउडली गाया जाता था। तो वही पूछ रहा है कि द पोएम वाज रीड अलाउड इन डैश द संत पॉल कैथेड्रल। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट वाज द रीजन ऑफ रूपर्ट्स ब्रूक डेथ। कह रहे रूपर्ट्स ब्रूक का जो डेथ था यानी मरने का कारण था क्या था। तो अबाउट ऑथर में हम लोग पढ़े थे कि रूपर्ट्स ब्रूक का जो रीजन था डेथ का वो था सेप्सिस, या एज वेल एज वी कैन से सेप्टिकेमिया, क्योंकि ये ब्लड पॉइजनिंग है और ब्लड पॉइजनिंग की वजह से उनकी मृत्यु हुई थी एट द एज ऑफ 28, अप्रोक्सीमेट 28, हाँ 26 से 28 साल के बीच में ही था जब उनकी डेथ हुई थी, और बहुत यंग में ही उन्होंने अपना जीवन को खो दिया। तो ड्यू टू सेप्टिकेमिया। तो पोएम में ये वर्ड यूज किया है जो कि एक ब्लड पॉइजनिंग है। कौन सा कीटा, जहरीला कीटा का है ये तो बताया नहीं,
बट ये ब्लड पॉइजनिंग की वजह से उनकी मृत्यु हुई, इस चीज को उन्होंने क्लियर किया है इस पोएम में। तो हमको याद रखना है सेप्टिकेमिया, और एग्जाम में ये सेप्सिस वर्ड दे के पूछता है शॉर्ट में, तो दोनों वर्ड्स आप याद रखो। तो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहे हैं इन द रिच अर्थ अ रिच डस्ट कंक्रीट हैज बीन टेकन फ्रॉम। इन द रिच अर्थ, यानी रिच अर्थ बोला था किसको? फॉरेन फील्ड को, कि वो भी एक रिच अर्थ है, और वहां पर ये रिच डस्ट जो है कंक्रीट हो जाएगा, तो फॉरएवर फॉर इंग्लैंड। तो कह रहा है ये जो लाइन है हैज बीन टेकन फ्रॉम, किस पोयम से लिया गया है? तो ये पोयम, पहले तो हमको लाइन पकड़ना है, तो यानी कविता याद रहे ना रहे, लेकिन उसकी जो लाइन है वो हमें याद होनी चाहिए कि ये लाइन किस पोयम से लिया गया। तो यहां पर कह रहा है टेकन फ्रॉम, जब तक हम ये लाइन को यहां से कंक्लीट यहां तक नहीं पकड़ेंगे तो पता नहीं चल पाएगी। तो ये पोयम का जो लाइन है ये लिया गया है द सोल्जर से। तो 4 पोयम का नाम रहता है और हमको एक में टिक करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन 4-5 आपको बोर्ड में मिल ही जाएंगे, मोस्टली 5। तो इस तरह से आपको एक एक बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो इसलिए काइंडली रिक्वेस्ट, पोयम को बार बार रीड आउट करें, एक्सप्लेनेशन देखें, समझें, कुछ नहीं है, इंग्लिश इज वेरी इजी, आई टीच यू। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, रूपर्ट ब्रूक्स फादर वाज अ डैश। तो रूपर्ट ब्रूक का जो फादर था हम लोग पढ़े थे, उसका ऑक्यूपेशन था क्या? तो वो मास्टर थे। कौन सा था? हाउस मास्टर। किस चीज में था? रग्बी स्कूल में। लेकिन यहां पर दे देता इज अ हाउस मास्टर इन दैट इन, तो कहा तब रग्बी स्कूल में टिक मारते, लेकिन ऐसा नहीं पूछ रहा है, इज अ डैश। तो वो क्या थे? हाउस मास्टर थे। क्वेश्चन नंबर 20, रूपर्ट ब्रूक लर्न ऑफ फ्रेंड्स। कह रहा है रूपर्ट ब्रूक जो अपने दोस्तों से सीखा क्या क्या? तो वो सीखा था, पोयम में चर्चा किया है कि लाफ्टर एंड जेंटलनेस, यानी हंसी और विनम्रता आज अगर मुझ में है तो लर्न फ्रॉम द फ्रेंड। तो वो दोस्तों से सीखा है ये 2 चीज, तो याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 21, दैट देयर्स सम कॉर्नर ऑफ फॉरेन फील्ड दैट इज फॉर अवर इंग्लैंड। ये पोयम का लाइन है। यहां पर ऑथर का कहने का मतलब था, इफ आई शुड डाई नॉट थिंक फॉर मी दैट कॉर्नर ऑफ फॉरेन फील्ड फॉर एवर फॉर इंग्लैंड। वो हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा उस चीज के बारे में भी बताया और कैसे हो जाएगा। अगर कंप्लीट होगा तो क्या होगा? सिर्फ एविल बुराइयां, एविल जो है वो नष्ट हो जाएंगे, समृद्ध भूमि में समाहित हो जाएगा। बट हमारे पास जो मेमोरीज है, इंटरनल पल्स में जो चल रहे हैं मेमोरीज, नो लेस, वो कभी खत्म नहीं होगा। तो इस तरह से बताया था। तो जब तक हम ये लाइन को नहीं देखेंगे और वॉच नहीं करेंगे कि किस पोयम से लिया गया है, लेकिन यहां पर तो पूछा टेकन फ्रॉम, यहां पर कह रहा है इज कंपोज्ड बाय, यानी ये जो लाइन है ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहले आपको यहां से लेके यहां तक आपको लाइन को जज करना होगा कि ये किस पोयम का लाइन है और उसका ऑथर कौन है, वही तो कंपोज्ड करेंगे। तो रूपर्ट ब्रूक। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग अभी पढ़ रहे थे ऑब्जेक्टिव 21 है, ऑल भी वैल्यूएबल है। आप अबाउट ऑथर जो भी है लॉजिक उसको पढ़ो और इसी तरह बना रहे। चैनल अच्छा लगा हो आपको, मेरा लेक्चर आज का और कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।